Hello everyone, welcome back to our channel. We will be starting with mitochondria. So let us understand what is mitochondria. So mitochondria क्या है? तो mitochondria it is actually is an double membrane organelle. तो इसको हम लिखेंगे it is a double membrane organelle. ठीक है, इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं and we all know that we call it powerhouse of cell. ठीक है, क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज ये पूरा जो भी लाइक एटीपी होता है ये सारा चीज बनाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिबन शेप्ड सेलुलर ऑर्गेनल्स जो कि थ्रू आउट द सेल आपको फ्लोट करते हुए मिल जाएंगे आराम से। सो दे आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसमें कैसे प्रोवाइड करते हैं एनर्जी? एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं इट इज विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, सो इट इज कॉल्ड, वेट अ मिनट, it is called oxidative phosphorylation। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो उससे पहले वी विल स्टार्ट विथ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें क्या है कि आपको 4 डोमेन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट डोमेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ये हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे 2 लेयर्स आपको दिख रहा है, दिस आउटर लेयर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज योर आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन आ गया, उसके बाद फिर ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टेज में फोल्डेड होता है। आउटर मेम्ब्रेन में छोटे 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 आपको पोरिन्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन सी द पोरिन्स जो कि हेल्प करेंगे टू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग। उसके बाद फिर इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें कम पोरिन्स होते हैं, इट इज लेस परमिएबल। ओके, सो इट इज लेस परमिएबल, वाइल जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये टोटली परमिएबल होता है। उसके बाद फिर इसके बीच में कुछ आपको स्पेस दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तो इस स्पेस में कुछ एंजाइम्स वगैरह जो नेसेसरी है वो हो सकता है, एंड इसमें जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता है पेरीकॉन्ड्रियल स्पेस में वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है इस वाले अंदर पार्ट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। तो दिस इज मैट्रिक्स, एंड ये जो फोल्ड्स है दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। तो मैट्रिक्स के अंदर भी काफी ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टू सस्टेन टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो 4 डोमेन्स बता दिया गया, आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स। टिश्यूज विद इंटेंसिव, अगर कोई भी ऐसा टिश्यूज है जिसमें इंटेंसिव ऑक्सीडेशन करना है, जैसे कि हार्ट मसल्स हो गया, ठीक है, तो उन सब में बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब फंक्शनल स्टेटस के हिसाब से जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या उसका स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं इनटू द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। तो यहाँ पे 2 चैम्बर आपको देखने को मिल जाएगा, एक होगा इनर चैम्बर और ये हो गया आपका आउटर चैम्बर। तो जो हमारा आउटर चैम्बर होता है ये काफी ज्यादा स्मूथ होता है, एंड ये 40% लिपिड्स और 60% प्रोटीन से बना हुआ होगा। और इसमें मैंने पहले ही बताया था कि दैट देयर विल बी लॉट्स ऑफ पोरीन्स प्रेजेंट हियर, जो कि इसको क्या बना देंगे? तो ये जो पोरीन्स है इसको क्या बना रहे हैं? द पोरीन्स आर मेकिंग देम परमिएबल। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ये परमिएबल बन जाता है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग इनर मेम्ब्रेन पे। तो इनर मेम्ब्रेन 20% लिपिड्स और 80% प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है, एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, it is selectively permeable since the membrane is folded inwards, so there is presence of cristae which and इसी वजह से इसको हम लोग रफ मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया वो कैसा हो गया? रफ हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्रिस्टेज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं क्रिस्टे में। तो क्रिस्टे क्या हो गया? यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि फोल्डेड होता है, सो इट इज एक्चुअली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए ये जो हमारा क्रिस्टे है ये आपका किस में इन्वॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है।
या फिर हम कह सकते हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है, इन सब चीजों में ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद फिर आते हैं हम पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस पे। तो पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस जो इनके बीच वाला यहाँ पे स्पेस होगा, इसको पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाएगा, ठीक है। सो द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विल बी नोन एज पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आउटर मेम्ब्रेन वाला पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस देखो तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, बट इनर मेम्ब्रेन में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन पार्टिकल्स, और ये याद रखेंगे कि राइबोसोम्स यहाँ होता है, आरएनए और सर्कुलर डीएनए, ये सब इनर मेम्ब्रेन के पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, और इसमें इंजाइम्स भी आपको प्रेजेंट मिलेगा। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिक्विड कोलाइडल एरिया होता है, जहाँ पे जो भी रिएक्शंस होने वाला है, ठीक है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होता है वो यहीं पे होता है, इंक्लूडिंग जैसे सिट्रिक साइकिल हो गया, फिर हमारे पास यूरिया साइकिल आता है, इवन वी हैव द क्रेब्स साइकिल, तो ये भी यहीं पे होगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है और 55s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइटोराइबोसोम, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम, ठीक है। अब इसमें कुछ फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट वी कैन सी। अगर इस डायग्राम से समझे तो सबसे पहले फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, ये आपका मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा, ठीक है। तो फैटी एसिड जो होता है, ये फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये फैटी एसिड को इसमें कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोए में, ठीक है, सीओए में। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे अगर हम वो करवा रहे हैं, तो पहले तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास, देन वी ऑल्सो हैव द फैटी एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास अमीनो एसिड भी आता है, ठीक है। तो फैट कार्बोहाइड्रेट से हम ग्लूकोज बना सकते हैं, एंड ग्लूकोज से फिर हम एटीपी बना लेंगे, ये तो हमें पता है। फैटी एसिड में जो होता है, यहाँ पे होता है बीटा ऑक्सीडेशन, इसको कहेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, और बीटा ऑक्सीडेशन की हेल्प से वी विल बी मेकिंग एसिटाइल कोए, ठीक है। और एसिटाइल कोई ही होता है जो कि फिर क्रेब्स साइकिल में फिर आगे पार्ट लेता है। उसके बाद अमीनो एसिड जो होगा, ये किस में एंटर करेगा, इट विल एंटर इनटू यूरिया साइकिल, ठीक है। और यूरिया साइकिल में एंटर करने के बाद जो होगा वो काफी सारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना के फिर से क्रेब्स साइकिल में ही एंटर कर जाएगा। तो ये एक चीज होती है यहाँ पे। तो देयर आर सेवरल बायोसिंथेटिक पाथवेज जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद फिर रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट कैरियर्स, रिडॉक्स हेमोस्टाइसिस, टीसीए साइकिल, कैल्शियम सिग्नलिंग करना, सेल डेथ यानी कि यहाँ पे एपोप्टोसिस वो करना, ये सारी काम यहाँ पे होता है। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, देख लेते हैं। सो फर्स्टली रिलीजेस एटीपी, ठीक है, एटीपी रिलीज करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से। फिर हीम को भी ये बनाता है, हीमोग्लोबिन, जो कि लाइक हीमोग्लोबिन बनाने में काम आता है। फिर कैल्शियम को भी स्टोर और रिलीज करता है, फैटी एसिड का फॉर्मेशन करता है, अनफोल्डेड प्रोटीन को एक्टिव करना, तो जो योग है, योग का सिंथेसिस करता है ये, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे अगर हम समझें, सो वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड जस्ट, या सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम फंक्शन देखें तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो एक तो होता है कि हमारा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस से क्या आ रहा है, न्यूक्लियस से आ रहा है कोई एमआरएनए, लेट अस सपोज, ठीक है। तो एमआरएनए का आगे काफी ज्यादा फोल्डिंग हो गया, सो इट इज एक्चुअली अनफोल्डेड इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। ये इनएक्टिव प्रोटीन है, राइट। अब इसको हमें एक्टिव करना है, तो क्या होगा, जैसे कि ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन के पास हमारे एक टॉम करके प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसलोकेज कहते हैं, तो वी आर कॉलिंग इट टॉम, और यू कैन सिंपली कॉल इट ट्रांसलोकेज, ठीक है। और फिर एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन भी कैसा भाई, इसमें काफी ज्यादा क्रिस्टेज प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंट टाइप का मिलेगा, जिस विच वी आर कॉलिंग एज टिम। तो ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे भी एनर्जी का यूज होगा। तो जैसे ही एक प्रोटीन यहाँ पे बाइंड करेगा, एनर्जी जो होगा दैट विल बी यूज्ड, ठीक है। सॉरी, एनर्जी यहाँ पे एटीपी एंड एडीपी, यहाँ पे ऐसे एनर्जी जो होगा वो यूज होगा, और उसके बाद फिर ये जो प्रोटीन है विद द हेल्प ऑफ टिम इट विल गो इनसाइड योर
मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, एक्टिव बना देंगे, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव प्रोटीन। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। दूसरा चीज होता है कि और भी मिसलीनियस ट्रांसपोर्ट हम करवाते हैं, ठीक है। और कौन सा ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल, इन सब का अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो वो भी हो सकता है। कैसे होगा, तो देखो पहला, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो इफ वी आर ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या करना पड़ता है, ग्लाइकोलाइसिस, या फिर ग्लाइकोलाइसिस करवा करके क्या करवा रहे हो, ग्लाइकोलाइसिस से फिर ये पायरुवेट में बदल जा रहा है, ठीक है। और फिर पायरुवेट कहाँ जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस होगा, इसके बाद फिर ये एसिटाइल कोए में बदल जाएगा। और फिर एसिटाइल कोए दो काम कर सकता है, या तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, या फिर हो सकता है कि ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस करे, ग्लाइकोजीनोलाइसिस करके वापस से आपका कार्बोहाइड्रेट बना दे, ठीक है। इस तरीके से दे ट्रीट कार्बोहाइड्रेट। ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है फैटी एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड्स के साथ क्या होता है मैम, फैटी एसिड्स क्या होंगे, दे विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, नाउ दे हैव कम इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद फिर ये पार्ट लेंगे बीटा ऑक्सीडेशन में, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या करेगा, ये इसको क्रेब सॉरी एसिटाइल कोए में बदल देगा। तो यहाँ पे भी दो पार्ट कर सकता है, या तो ये क्रेब साइकिल में एंटर कर सकता है, या फिर ये कीटोन्स बना सकता है, और फिर आगे ये फर्दर स्टोर हो जाएगा। तो ये फैटी एसिड के लिए हो गया। उसके बाद थर्ड हम क्या कर सकते हैं मैम, वी कैन कन्वर्ट, वी हैव अमीनो एसिड्स विद अस, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स के लिए क्या करेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, देन इट विल एंटर इनटू यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल में एंटर करने के बाद क्या हो सकता है मैम, यूरिया साइकिल में जैसे ये एंटर करेगा तो इट विल मेक सम इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फिर ये फिर से क्रेब साइकिल में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे ट्रीट कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड्स इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हमारा जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद फिर क्रेब साइकिल भी यहाँ हो रहा है, फिर थर्डली ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है दैट इज ऑल्सो हैपनिंग हियर। उसके बाद फिर जो हमारा यूरिया साइकिल, यहाँ पे कहाँ गया यूरिया साइकिल, या यहाँ पे, तो हमारा जो यूरिया साइकिल है वो भी यहाँ पे पार्ट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो हो ही रहा है। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं हम, बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दिस इज बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद फिर एक और सिक्स्थ स्टेप अगर आप करो तो एक और चीज होता है यहाँ पे, अगर हमारा जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स है, जैसे देखो अगर फैटी एसिड चेन, जो फैटी एसिड आया उसको रिएक्ट करवा दे अमीनो एसिड से, प्लस कुछ इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, देन हमें हीम मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सिक्स्थ प्रोडक्ट है, ये हीम जो होगा ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपोप्टोसिस भी करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, ठीक है। तो और फंक्शंस यहाँ पे वो भी हम पढ़ सकते हैं, दैट इट मेक अनफोल्डेड प्रोटीन एक्टिव। अब समझ में आ गया कैसे ऑक्सीडेशन कैसे कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का, अमीनो एसिड्स का, फैटी एसिड्स का, ये भी अब समझ आ गया होगा। अपोप्टोसिस भी हो रहा है। एंड ऑल वन थिंग दैट अगर ये फीमेल्स में और एक मेल्स में है, तो मेल्स के में स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे ये जो मिडल पार्ट होता है स्पर्म का, ये बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और फीमेल्स में oogenesis के टाइम पे इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ योर योक, ठीक है। सो दैट इज द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड दूसरी चीज ऑल्सो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेमी ऑटोनॉमस नेचर का होता है। क्यों होता है सेमी ऑटोनॉमस नेचर का, देखिए सबसे पहली चीज कि इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो खुद का डीएनए अगर प्रेजेंट है तो और कैसा डीएनए होता है, ये सर्कुलर होगा, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड, तो कुछ इस तरीके से वी कैन मेक, ठीक है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही देखने को मिलेगा सिर्फ। और इसके अलावा इन ये क्या प्रोटीन ये कोड कर सकता है, इट कैन कोड फॉर प्रोटीन्स, इट कैन कोड फॉर आरआरएनएज, अपना राइबोसोम खुद बना सकता है, इवन कोड फॉर टीआरएनएज, ठीक है। एंड इट इज इनहेरिटेड मटेरियली, मतलब कि मम्मी से ही ये सारी जीन्स आते हैं, ठीक है। फिर राइबोसोम्स भी इसमें प्रेजेंट है, तो जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो 55s राइबोसोम है, विच इज वेरी सिमिलर टू 70s, ठीक है। एंड इट इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, और ये मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए भी कोड करता है। थर्ड थिंग दैट प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी इसमें प्रेजेंट है, जो कि ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट अपने खुद के जीन्स को, इसके खुद के जीन्स को ये ट्रांसलेट कर सकते हैं, और कम से कम 10% प्रोटीन जो कि इसको नेसेसरी है, ये खुद से मैनुअली मैनुअली ट्रांसक्राइब करता है।
उसके बाद लास्टली रेप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो जब भी मान लो बाइनरी फिजन, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये बाइनरी फिजन करके दो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, ठीक है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल साइकिल। तो अगर कभी भी सेल ग्रोथ हो रहा है ऐसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद से ये काम करके ये कर सकता है। तो दैट इज व्हाई वी से दैट जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कुछ हाइपोथेसिस कि माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ एंड इट्स फंक्शन। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। तो पहले हम पढ़ते हैं इन सिम्बायोंट हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि क्या प्रपोज करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, सो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। मतलब कि एक फ्री लिविंग प्रोकैरियोट था और एक बड़ा सा कोई एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल था जिसने इसको इनगल्फ कर लिया, और इनगल्फ करने की वजह से इसका जो बाकी सब पार्ट था वो डाइजेस्ट हो गया और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो यहीं पे रह गया। सो इट इज इनगल्फ बाय एन एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल फॉर्मिंग अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, और उसके ओवर द टाइम ये एक परमानेंट ऑर्गेनल बन गया। तो इसी को हम लोग इन सिम्बायोंट थ्योरी कहते हैं। तो देखो प्रिमिटिव जो यूकैरियोटिक सेल होगा वो पक्का से एक एरोबिक बैक्टीरिया होगा, तभी उसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आया। और अगर वो एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था तब उसके पास क्लोरोप्लास्ट रहा होगा। तो बेसिकली सिम्बायोसिस होता कैसे है, तो इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग देम जो होस्ट सेल था वो उसको रिटेन करके रखा ताकि उसको एडवांटेज हो। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होगा वो क्या बना देगा यहाँ पे एटीपी, और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाला जो टोटल प्रोसेस है वो कन्वर्ट वो बनाएगा, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन ओवर जनरेशंस जो ये इनकर्व बैक्टीरिया था, इट ट्रांसफर्ड मेनी जीन्स, और इसी के कारण अब ये अपना इंडिपेंडेंस खो देता है और ये एक ऑर्गेनल बन जाता है। हमारे पास इसमें काफी ज्यादा सपोर्टिंग एविडेंस भी आते हैं। जैसे पहली चीज दैट इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। दोनों माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद फिर इनका खुद का डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है विच इज काफी ज्यादा सिमिलर टू द बैक्टीरियल जीनोम। तो हो सकता है कि उनका ही डीएनए हो। फिर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इनमें जो 55 हमारे जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हमें देखने को मिलता है, तो इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू अ बैक्टीरियल राइबोसोम जो कि 70s का होता है। उसके बाद फिर बाइनरी फिजन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेल साइकिल और ये बाइनरी फिजन में दो में डिवाइड कर जाता है। जेनेटिक सिमिलैरिटी भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है कुछ सर्टेन बैक्टीरिया से, ठीक है। एंड इट इज बिलीव दैट माइटोकॉन्ड्रिया इट केम फ्रॉम अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमारा इन सिम्बायोंट थ्योरी था। इसके बाद फिर हम डिटेल में जो फंक्शंस है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब ये एक फाइनल स्टेज है इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, और ये फिर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसमें ट्रैवल करेंगे और उसके बाद फिर एटीपी सिंथेसाइज करेंगे। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बेसिकली हमारा आता है, ठीक है। तो इसको हम एक बार जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, वेट, या लेट अस जूम इन, ठीक है। तो अब ऐसे ही देखते देखिए यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या होता है ना कि पायरुवेट होता है एक। तो पायरुवेट कैसे आया मैम, तो ये हमने पढ़ा था पिछले ही लेक्चर में। यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है तुम्हारा, दिस इज योर क्रिस्टे, ठीक है। तो क्रिस्टे में क्या होता है कि हमारा यहाँ से जो है पायरुवेट आता है, ठीक है। पायरुवेट कैसे आ रहा है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में जो तुम्हारा ग्लूकोज था उसमें ग्लाइकोलाइसिस हो गया एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, है ना। अब ये जो पायरुवेट होगा ये यहाँ से फिर एंटर करेगा इनटू दिस, एंड ये पायरुवेट जो होगा फिर ये एसिटाइल कोए बनाएगा, ठीक है। और ये जो एसिटाइल कोए होता है ये हमारे क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है ना। क्रेब्स साइकिल में जैसे ये पूरा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होगा तो यहाँ से आपको दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा, एक होगा NADH और एक होगा FADH2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। तो अब यही NADH2 और FADH2 से हम बनाने वाले हैं हमारे ATPs, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका FADH2 और ये सब NADH2 आ गया।
तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स वन। यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वन है, उससे क्या होगा, जो यहाँ का H प्लस है वो यहाँ पे आ रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, H प्लस बाहर जा रहा है, और ये वाला जो है NaDH जो होगा वो NaDS प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा जो कि बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा इट विल जंप इनटू द कॉम्प्लेक्स टू। अब ये जो कॉम्प्लेक्स टू होगा ये क्या करेगा, FADH2 वाले से बाइंड करके अपना पूरा प्रोसेस, वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था वो करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा टू कॉम्प्लेक्स थ्री, यहाँ पे भी H प्लस जो होगा वो ऊपर से भाग रहा होगा। फिर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टू साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में भी वही इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसको आगे मूव करवाना है, ये कॉम्प्लेक्स फोर में जाएगा। कॉम्प्लेक्स फोर के बाद यहाँ पे फिर से एक H प्लस बाहर निकला, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आएगा इलेक्ट्रॉन ATP सिंथेटेज के पास। अब तक में क्या हो रहा था कि यहाँ पे काफी ज्यादा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। ठीक है, समझो ये बात, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो अब एक H प्लस जो होगा वो ATP से थ्रू यहाँ बाहर निकलेगा, और इसमें ऑलरेडी एक ADP बाइंडेड होता है, और ये ADP जो होगा वो ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दस मेकिंग एनर्जी विच इज ATP। अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में समझें तो देखो क्या हो रहा है कि जो NaDH है इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, उसके बाद फिर FADH2 किसको डोनेट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स टू को, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। ठीक है, उसके बाद फिर ये किसको पास हो रहे हैं आगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू कॉम्प्लेक्स थ्री, देन टू द साइटोक्रोम, देन टू कॉम्प्लेक्स फोर, और यहाँ पे ऑक्सीजन विल एक्ट एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ये वाटर फॉर्म करेगा। फिर कॉम्प्लेक्स वन थ्री फोर ये सब जो है वो H प्लस को भी पंप कर रहे हैं, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और इसी वजह से ATP सिंथेटेज में ये जो बाइंड करेगा, जो एनर्जी बनेगा, उससे यहाँ पे ATP से ATP सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। अब हम समझते हैं थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये कैसे हो रहा है, ये भी वही सेम प्रोसेस है। तो इसलिए बेसिकली फाइनल स्टेज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC जो था, इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स एंड पंप। ये सेम चीज देखो यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे है ये H प्लस यहाँ पे बेसिकली बाइंड कर रहा है, मतलब ये जो आ रहा है, तो इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके कारण यहाँ ATP से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इट विल बाइंड टू फॉर्म दी ATP। तो इसी को हम बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द ETC पंप H प्लस आयन फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनियल स्पेस। इससे प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल ग्रेडियंट भी बन रहा है, और ATP सिंथेटेज विल एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर टर्बाइन, और फिर ये ATP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड करवा के ATP बनवा देगा। So this is it for your mitochondria. I hope you enjoyed. Thank you for watching.